की बात करूं तो आज का टॉपिक आप लोग विशेष ध्यान से पढ़ेंगे। यह टॉपिक जो है बच्चों का कमजोर रह जाता है और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह नहीं बना पाते हो। तो विशेष ध्यान से बड़े ढंग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। प्यारे साथी, सभी के सभी बहुत ही ध्यान से नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को नोट्स बनाने हैं ताकि आप बाद में भूल ना जाओ। प्यारे साथी, सबसे पहले हम समझेंगे भाषा, बोली, उपभाषा और उपबोली में क्या अंतर होगा। सबसे पहले हम क्या समझेंगे भैया? भाषा, बोली, उपबोली में अंतर समझेंगे। आ जाइए। ठीक। अगर प्यारे साथी मैं आप लोगों से बात करूं तो आप कहेंगे कि सबसे पहले भाषा, और भाषा के बाद जो क्षेत्र में बोली जाती है या किसी, देखो भाषा की बात करें तो आप कहेंगे कि भैया देश में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? देश में। ठीक। और अगर मैं भाषा से छोटी इकाई की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि इसे हम जानते हैं प्यारे साथी उपभाषा के रूप से। किससे? भैया उपभाषा के नाम से इसको जानते हैं। और यह देश के किसी राज्य में बोली जाती है। राज्य स्तर पर बोली जाने वाली भाषा को हम उपभाषा के नाम से प्यारे साथी जानते हैं। ठीक। यदि मैं आप लोगों से चर्चा करूं, उपभाषा से भी छोटा जो आता है वह आ जाता है बोली में। और बोली किस स्तर पर बोली जाती है? भैया ये जिला के स्तर पर बोली जाती है। बोली किस स्तर पर बोली जाती है? बोली जिला के स्तर पर बोली जाती है। और इससे अगर बोली से नीचे की बात करें, जिसे हम क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, तो उसे हम उपबोली कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? उपबोली कहते हैं। और उपबोली क्षेत्र के क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषा होती है उपबोली। उपबोली क्या होती है भैया? उपबोली क्षेत्रीय भाषा होती है। ये आपको याद रखना। हमने एक चीज देखी कि भाषा, उसके बाद जो भाषा देश के लेवल पर बोली जाएगी, उसके बाद राज्य के लेवल पर प्यारे साथी उपभाषा बोली जाएगी। और इसके बाद प्यारे साथी जब हम बोली की ओर बढ़ेंगे तो ये जिला के स्तर पर बोली जाएगी और उपबोली एक क्षेत्रीय बोली। अगर हम इसके प्रकार की एक एक अगर हम एक भाषा उठा लें तो प्यारे साथी हम भाषा उठाए लेते हैं हिंदी। क्या उठाए लेते हैं भैया? हिंदी के बारे में हमको पढ़ना है तो हिंदी उठाए। हिंदी के बारे में हम विस्तार से डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। अगर हिंदी की मैं उपभाषा की बात करूं, आप लोगों को मालूम है कि पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी हिंदी यह इसकी एक उपभाषा हो जाएगी। और इसके बाद अगर मैं इसकी बोली की बात करूं तो हमने हरियाणवी बोली लिख लिया। क्या? हरियाणवी बोली लिख लिया। हरियाणवी बोली लिख लिया। और प्यारे साथी इसकी मैं उपबोली की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि एक हो जाएगी जाटू और एक हो जाएगी बांगरू। क्या हो जाएगी भैया? जाटू और बांगरू। ये क्षेत्रीय लेवल पर बोली जाती है। आप लोगों ने भाषा, उपभाषा, बोली, उपबोली, साथ के साथ देश, देश के बाद राज्य, राज्य से छोटा जो भाग होता है वह क्या होता है भैया? वह होता है आपका जिला। जिला के बाद एक जो बोली है वो क्षेत्रीय लेवल पर बोली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे साथी, बहुत ही सुंदर, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने क्लास का आगाज कर दिया होगा। इतनी सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? ये आपने देखा कि जो पूरे देश के लेवल पर बोली जाएगी जैसे हिंदी भाषा होगी, राज्य के लेवल पर बोली जाएगी उसे उपभाषा कहेंगे, जैसे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं प्यारे साथ। साथ के साथ जिला के लेवल पर बोली बोली जाएगी जैसे हरियाणवी, और क्षेत्र के लेवल पर उपबोली बोली जाएगी जिसे हम जाटू और बांगरू के नाम से जानते हैं। ये हरियाणवी बोली की 2 उपबोलियां हैं। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो साथी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं वह भी जुड़ जाएं। शानदार शानदार सेशन की शुरुआत हम कर चुके हैं। आ जाइए। बात करेंगे हम प्यारे साथी किसका? अपनी भाषा का। इसका बात करेंगे भाषा का। हिंदी भाषा
का विकास तथा उद्भव। हिंदी भाषा का विकास तथा उद्भव। हिंदी भाषा के विकास तथा उद्भव की प्यारे साथी चर्चा करें तो सभी साथियों को मालूम है कि हिंदी भाषा का जो विकास है या जो उद्भव है, भैया उद्भव जो है ना, उद्भव इसका जन्म कहाँ से हुआ। सभी साथी कहेंगे कि भैया पहले संस्कृत भाषा हुआ करती थी, संस्कृत भाषा हुआ करती थी, और संस्कृत जब बदली तो वह पाली में बदली। किसमें बदली? पाली में बदली। और पाली जो भाषा है यह किसमें भैया? प्राकृत में बदली। और प्राकृत के बाद प्यारे साथी अपभ्रंश आया, अपभ्रंश भाषा आई। और अपभ्रंश के बाद प्यारे साथी अबहट्ट भाषा आई। कौन सी? अबहट्ट भाषा आई, ये आपको याद रखना है। अबहट्ट के बाद ही प्यारे साथी प्राचीन हिंदी का उदय हुआ। प्राचीन हिंदी का उदय इसी भाषा के बाद हुआ। इसके बाद आप जो वर्तमान में बोलते हो उसे हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। क्या? आधुनिक हिंदी हम उसे कहते हैं। और प्यारे साथी मैं आपकी बात करूं, अब धीरे धीरे क्या होने वाला है, हिंदी में हम अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करने लगे हैं। जैसे हम बोलते हैं मेरे सिर में पेन है, दर्द नहीं बोलते पेन है। मैं स्कूल नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। विद्यालय की जगह हम क्या यूज करते हैं? कॉलेज, ठीक है ना। और हम बात करें तो वैद्य को हम वैद्य ना बोलकर डॉक्टर बोलते हैं। तो अब जो भाषा होने वाली है उसे हम इंग्लिश प्लस हिंदी क्या कहेंगे भैया? उसे हिंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? हिंग्लिश नाम की लैंग्वेज अब आने वाले 20 समय में भारत में बोली जाएगी। इंग्लिश नाम की लैंग्वेज बोली जाएगी। अगर प्यारे साथी मैं आप लोगों से बात करूं, आप कहेंगे कि ये जो संस्कृत है ये 2 प्रकार की होगी, है ना। कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। इतना लिखो, इसके बाद हम इनका काल क्रम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे भैया? काल क्रम पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म, तो आप कहेंगे कि भैया हिंदी का जन्म जो है ना, हिंदी का जन्म ये किससे हुआ भैया? हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। हिंदी भाषा के विकास की बात की जाए तो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ, तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। और हिंदी भाषा के विकास जो है ये किसको माना जाता है? तो प्यारे साथी आप लगाएंगे कि यह अपभ्रंश को माना जाता है। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक बार थम्स अप कर देंगे। चीज़ें क्या आप लोगों को क्लियर हैं? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बताइए। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी, बेहतरीन तरीके से आपने नोट्स की होंगी, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही सुंदर प्यारे साथी। इवनिंग प्यारे साथी। अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आज की क्लास हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे, है ना भाई, भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम तथा विभाजन। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम तथा विभाजन। भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम तथा विभाजन, इसके बारे में हम प्यारे साथी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आप बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझोगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। टिंकू, नतिक, काव्या और अनीता और सचिन बहुत ही सुंदर। शीतल बहुत ही सुंदर प्यारे साथियों। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो आप लोग कहेंगे कि इसको जो है ना हमने कितने भागों में तोड़ा, तो आप कहेंगे कि भैया इसको 3 भागों में हमने विभाजित।
कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है काल क्रम के अनुसार। के अनुसार, काल क्रम के अनुसार इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला हो जाएगा प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा पहला हो जाएगा। और प्यारे साथी मैं दूसरे की चर्चा करूं तो इसमें आप लिखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। दूसरा हो जाएगा प्यारे साथी मध्यकालीन आर्य भाषा। और मैं अगले की चर्चा आपसे करूं तो आप लोग कहेंगे अब जो है ये होगा आपका तीसरे क्रम का आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा तीसरा क्या हो जाएगा भैया? तीसरा हो जाएगा आधुनिक, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आर्य भाषा। जिसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथी? आधुनिक आर्य भाषा के नाम से हम जिसको जानेंगे। और मैं अगर इसकी चर्चा आपसे करूं, टाइम की बात करूं, समय की, तो आप लोग कहेंगे कि भैया 2000 बीसी से कितना 1000 बीसी तक का जो समय है, बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, ऐसा समय जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है उसको हम उल्टे क्रम में लिखते हैं। ये जो 1000 साल का समय है ये प्राचीन हिंदी है। इसके बाद प्यारे साथी 1000 ईस्वी 1000 बीसी से 1000 बीसी से आपका 1 एडी तक का जो समय है इसको हम मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और आगे मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे कि जो आगे का समय आपका बचा एक एक एडी से आपका 1 एडी से आपका वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो समय है इसको हम आधुनिक नाम से यहाँ पर होगा आपका 1000 एडी। थोड़ा सा संशोधित करेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर 1000 एडी से लेकर और वर्तमान तक का जो समय है इसको हम इस नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1K एडी, है ना। अर्थात यहाँ पर कितने भैया, यहाँ पर जो है ना 1000 से आपका 1000 एडी तक का 2000 साल का जो समय है यहाँ तक आ जाता है। जी बिल्कुल प्यारे साथी, बिल्कुल आपने खा लिया, हमने खा लिया, बात एक ही है। अगर प्यारे साथी मैं आप लोगों से बात करूं तो आप कहोगे कि भैया ये जो है ना ये प्राचीन आर्य भाषा, इसको 2 भागों में तोड़ा गया। इसमें एक आ जाएगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत को जो है ना, वैदिक संस्कृत जो मंत्रों वाली संस्कृत है उसको हमने प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत रखा। और दूसरा आपका लौकिक संस्कृत जो श्लोकों वाली संस्कृत है इसको भी हमने प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत रखा। इसके बाद प्यारे साथी आपका जो मध्यकालीन आर्य भाषा है इसको 2 भागों में 3 भागों में बांटा। एक हो जाएगा आपका पाली, एक हो जाएगा आपका प्राकृत, और प्यारे साथी अगला जो बचा वो है हो जाएगा आपका अपभ्रंश। कौन सा? अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोग फटाफट से नोट करेंगे। इसके बाद हम प्यारे साथी आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट से ये आप नोट करेंगे अपभ्रंश। और इसी के साथ साथ आप लिखेंगे अवहट्ट। क्या लिखेंगे प्यारे साथी? अपभ्रंश तथा अवहट्ट। अपभ्रंश तथा अवहट्ट इसी के साथ साथ लिखेंगे। और प्यारे साथी आधुनिक आधुनिक हिंदी भाषा की हम बात करें या आधुनिक हिंदी भाषा, हिंदी आर्य भाषा की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि भैया इसमें जो है ना, इसमें हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम नेपाली आ जाएगी, इसमें नेपाली आ जाएगी, इसमें मराठी आ जाएगी, इसमें असमिया आ जाएगी, असमिया, ठीक है ना। और इसमें प्यारे साथियों बांग्ला आ जाएगी, बांग्ला। और प्यारे साथी इसमें ओडिया आ जाएगी। ये सारी की सारी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। देखो चीज़ों को नोट करते रहोगे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों की क्लास चल रही है। खाटू श्याम सरकार, अच्छा जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लाइक करो। बिल्कुल शुक्रिया प्यारे साथी, ज़्यादा से ज़्यादा भाई क्लास को आप लोग अपने मित्रों को शेयर करेंगे
देखो कितना जानदार और शानदार सेशन चल रहा है। हमने क्या पढ़ा प्यारे साथी? हमने पढ़ा कि भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम और विभाजन, ये हमने 3 प्रकार से बाँटा। एक प्राचीन आर्य भाषा जिसमें हमने किसको रखा? भैया वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत रखा। अगर इसमें मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करूँ तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट्ट, इनको रखा। और इसके बाद प्यारे साथी हमने आधुनिक आर्य भाषा परिवार की बात की, जिसमें हमने हिंदी, नेपाली, मराठी, असमिया, बांग्ला तथा ओडिया इन भाषाओं को इसमें रखा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद प्यारे साथी हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है? यहाँ तक किसी भी साथी को, किसी भी मित्र को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। देखो ये हमने कितना बेहतरीन तरीके से, कितना विस्तार से पढ़ा। यदि आप लिखना चाहें तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं। अगर मैं भाषाओं की बात करूं, किसी प्यारे साथी, अगर मैं आप लोगों से भाषाओं की बात करूं तो आप सभी लोग कहेंगे कि भैया दुनिया में 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? 6000 से ज़्यादा ज़्यादा भाषाएं जो है ना दुनिया में बोली जाती हैं। इसमें भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? दुनिया में बोली जाती हैं। और भाषाओं का पहला पहला भाषाओं का पहला वर्गीकरण की बात करें, पहला आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण ये किसी ने किया था। तो वह किसने किया था? तो आप लोग कहेंगे प्रोफेसर स्लेगन। कौन भैया? प्रोफेसर स्लेगन ने किया। पहला आकृति मूलक वर्गीकरण किसने किया था? तो प्यारे साथी, सभी साथी बताएंगे कि भैया पहला आकृति मूलक जो वर्गीकरण किया था वह प्रोफेसर स्लेगन ने किया था। और यदि मैं दुनिया की बात करूं तो आप कहेंगे कि भैया दुनिया में 6000 से ज़्यादा भाषाएं है ना, यानी 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत ही सुंदर। गुड इवनिंग प्यारे साथी। ठीक। क्लास छूट गई। देखो क्लास छूट जाए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिए, लेकिन आपका जो कंटेंट है वह मिस नहीं होना चाहिए। जो हमने आपको कराया है वह आपको बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। अगर इतनी सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हों तो हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना? फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। फालतू की कमेंट आप क्लास में बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई पर ध्यान देंगे, चीज़ों को नोट करते रहेंगे। ठीक। और यदि आपको लगता है कि हमको ये चीज़ें आती हैं तो प्यारे साथी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास से जा सकते हैं। हमारी क्लास में वो सभी के सभी साथी रुकेंगे जो केवल पढ़ने आए हैं, जो अपना फ्यूचर बनाने आए। ठीक है प्यारे साथी? आप लोगों को मैं अगर बता दूं तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपका आपके मम्मी पापा के सिवा दुनिया में कोई भी नहीं। लोग मजबूरियों में, परेशानियों में, जब आपके पास दिक्कतें होती हैं तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं ताकि कहीं आप उनसे पैसे ना मांग लो, कहीं आप उनसे मदद ना मांग लो। ध्यान रखना, आपको इतना मजबूत बनना है कि आपको दूसरे के सहारे की ज़रूरत ना। प्यारे साथी, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है? बहुत ही सुंदर प्यारे साथी। आप लोगों से मैं अगर क्लास की बात करूँ तो आप प्राचीन आर्य भाषा में क्या लिखेंगे? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृत के बारे में प्यारे साथी हम चर्चा करेंगे। आ जाओ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भैया हम सबसे पहले जो हमारी कौन-सी सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने प्राचीन आर्य भाषा लिखी थी, और प्राचीन आर्य भाषा में प्यारे साथी हमने वैदिक संस्कृत के बारे में बताया। वैदिक संस्कृत के बारे में प्यारे साथी मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग इसके बारे में पढ़ें। वैदिक संस्कृत की प्यारे साथी अगर हम चर्चा आप लोगों से करें तो आप लोग कहोगे कि भैया इसको हम वेदों की भाषा के नाम से जानते हैं।
क्या कहते हैं? आप लोग कहोगे कि भैया इसे वेदों की भाषा या मंत्रों की भाषा, वेदों की भाषा या मंत्रों की भाषा, वेदों की भाषा या मंत्रों की भाषा भी कहते हैं। वेदों की भाषा या मंत्रों की भाषा भी कहते हैं। प्यारे साथी, इसको वेदों की भाषा या मंत्रों की भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं चार, कौन कौन से? आप लोग कहेंगे एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक अथर्ववेद है और एक यजुर्वेद है। इन वेदों की जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। कौन सी भाषा है प्यारे साथी? भैया इनकी वैदिक संस्कृत है। और इनमें जो लिखावट हुई है संस्कृत की वो मंत्रों के रूप में हुई है, जिसमें आप पढ़ते हो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है ना वैदिक संस्कृत का एक श्लोक है, ठीक है ना? आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं प्यारे साथी, अगर मैं इसकी बात आप लोगों से करूं वेदों की भाषा, तो आप लोग कहेंगे कि वेद, उपवेद, वेदांग, तथा आरण्यक ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई। आप लोग याद रखें। आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे देव हैं, देवों की भाषा भी संस्कृत को माना जाता है। और कौन सी संस्कृत को देवों की भाषा माना जाता है? आप कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। सभी के सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी भाषा को देवों की भाषा माना जाता है। बहुत ही सुंदर। इतनी सी चीजें, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि बहुत ही सुंदर। अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं इसके अन्य नाम और हैं, वह अन्य नाम क्या हैं? तो आप इनके अन्य नाम और लिखेंगे। भैया इसको अन्य नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि छंद किसे कहते हैं। छंद इसका नाम है। और प्यारे साथी दूसरा नाम इसको छांदस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एक नाम हो गया छंद और एक नाम हो गया छांदस, और अगला नाम हो जाएगा इसको हम प्राचीन संस्कृत के नाम से भी। अगला नाम क्या हो जाएगा प्यारे साथी? इसको हम प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन संस्कृत, प्राचीन संस्कृत के नाम से जान, आप ध्यान रखेंगे। ये सारी की सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ठीक ठाक तरीके से आप लोग बना रहे हैं। आप लोगों को वैदिक संस्कृत समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बार थोड़ा सा संशोधन अगर कर पाओ तो यहाँ करेंगे। यहाँ पर आपका 2000 बीसी से 500 बीसी तक है, 500 बीसी तक है। 2000 बीसी से 500 बीसी तक का समय इसमें रखा गया है। ठीक। इसके बाद प्यारे साथी हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करेंगे लौकिक संस्कृति की। तो इतना पॉइंट आप लिखने के बाद अगले पॉइंट पर बढ़ जाएंगे और आप हेडिंग डाल लेंगे लौकिक संस्कृति। बहुत ही सुंदर। ठीक। प्यारे साथी अगली हेडिंग जो है आप लोगों की वह है लौकिक संस्कृत। कौन सी प्यारे साथियों? इसका नाम है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का क्या नाम है प्यारे साथी? लौकिक संस्कृत। इसको आप फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसका क्या नाम है भैया? इसका नाम है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर प्यारे साथी मैं आप लोगों से लौकिक संस्कृत के बाद बात करूं, वैदिक संस्कृत की 3 अवस्थाएं बताई थी। वैदिक संस्कृत की 3 अवस्थाएं बताई थी। 3 अवस्थाएं थी। प्यारे साथी वैदिक संस्कृत की कितनी अवस्थाएं बताई? या वैदिक संस्कृति की 3 अवस्थाएं बताई।
पश्चिमोत्तरी अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और आपकी पूर्वी अवस्था। कौन सी भैया? पश्चिमोत्तरी अवस्था, पश्चिमोत्तरी अवस्था, पश्चिमो पश्चिमोत्तरी अवस्था और मध्यवर्ती अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और प्यारे साथी एक बताई थी जिसका नाम था पूर्वी अवस्था। क्या नाम था भैया? उसका नाम था पूर्वी अवस्था। क्या नाम था? आप कहेंगे पूर्वी अवस्था के नाम से जिसको जानते थे। अगर प्यारे साथी मैं आप लोगों से चर्चा करूं इसमें से लौकिक संस्कृति का विकास किससे हुआ, आप कहेंगे कि ये जो मध्यवर्ती अवस्था है, ये जो पश्चिमोत्तरी अवस्था है ना, इसी से ही लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत का विकास जो हुआ था भैया इसी से हुआ था। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वैदिक संस्कृत को प्यारे साथी हमने कितने भागों में बांटा भैया? वैदिक संस्कृत को हमने 3 भागों में बांटा, जिसमें हमने पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती अवस्था और पूर्वी अवस्था के नाम से जाना। जिसमें हमने पश्चिमी जो अवस्था है इससे हमने वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी ली। यहाँ तक किसी भी साथी को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे लौकिक संस्कृत। क्या डाल लेंगे भैया? लौकिक संस्कृत के नाम से हम पढ़ने वाले हैं। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अगर मैं लौकिक संस्कृत की बात करूं तो आप लोग कहेंगे भाई जो वैदिक संस्कृत थी उससे हमने किस नाम से जाना? उसे हमने मंत्रों के नाम, मंत्रों की भाषा के नाम से जाना, जिसमें हमने मंत्रों के बारे में पढ़ा था कि भैया हमारे वेद, उपवेद, वेदांग और आपके अरण्यक ग्रंथ जो हैं वो मंत्रों में लिखे गए, इसीलिए उसे मंत्रों की भाषा कहा। अगर मैं बात करूं लौकिक भाषा की तो ये श्लोकों की भाषा है। किसकी भाषा है भैया? श्लोकों की भाषा है। श्लोकों की भाषा किसकी भाषा है? आप लोग कहोगे कि भैया श्लोकों की भाषा है। ठीक, श्लोकों की भाषा है। इसको ही प्यारे साथी हम क्लासिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आप लोग कहोगे कि भैया हम इसको क्लासिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं, संस्कृत भी कहते हैं। क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से इससे संबंधित प्रमुख पुस्तक इससे संबंधित कौन कौन सी हैं, तो आप लोग बताएंगे कि भैया इससे संबंधित जो प्रमुख पुस्तक हैं वह है आपकी रामायण, महाभारत और भैया इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान अभिज्ञान शाकुंतलम प्यारे साथी इसी भाषा से शाकुंतलम और प्यारे साथी इसके बाद नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की जो भाषा है वह भी यही है। अगर प्यारे साथी मैं इनके राइटर्स की बात करूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। गुड इवनिंग प्यारे साथी। ठीक, आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे। रामायण की बात करूं तो ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ने लिखी थी वाल्मीकि। और देखो ये वाल्मीकि जो शब्द है ना, ये वर्तनी में पूछा जाता है। आपको याद रखना है, वर्तनी में पूछा जाता है कि वाल्मीकि हम कैसे लिखते हैं। और महाभारत की बात करूं तो आप लोग कहेंगे वेद व्यास द्वारा रचित है। इनके द्वारा वेद व्यास द्वारा रचित है। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करूं तो ये कालिदास ने इसको लिखा है। और मैं प्यारे साथी नाट्य शास्त्र की बात करूं तो यह भैया भरत मुनि की पुस्तक, इसकी भैया भरत मुनि की पुस्तक है। सभी के सभी साथी एक बार बता देंगे क्या इतनी सी बात, इतनी सी चीज़ें आपको समझ में आई हैं? फटाफट से इनको नोट कर लेंगे। अगर श्लोकों की भाषा कहे
तो आप कहेंगे कि वह संस्कृत है। ठीक, कौन सी? भैया लौकिक संस्कृत है, और मंत्रों की जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत है। यहाँ तक किसी भी साथी को, किसी भी मित्र को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, मैं साइड में हो जाता हूँ, फटाफट से नोट